हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। आज है यूनिट नंबर 3 से ही लेकर आए हैं, बायो साइंस का ब्लड चैप्टर का है। ठीक है, बायो साइंस में आप लोग जानते हैं एनाटोमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी तीनों आता है। ओके, तो इस हिसाब से मैं बता दूं कि यह तीसरे चैप्टर का ब्लड का है। ओके, जहां पे हम जीएनएम फर्स्ट ईयर 2022 से 23 के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, ये सब के सब आपको लगातार सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। जो भी फर्स्ट ईयर में है अभी पढ़ लीजिए। अभी पढ़ने का फ़ायदा क्या है कि जब रिवीजन में स्टार्ट करूंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, तो वहाँ पे आपको जो है रिवीजन होने में जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगा। अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो उस समय खुद नया लगेगा तो चीज़ें याद करना मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए आपको याद करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए अभी। ठीक है, तो 2 प्रश्न लेकर आए हैं। दोनों प्रश्न आज के बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेली यूजेज में भी अगर आप काम करेंगे तो वहाँ भी चीज़ों को जानना बहुत अहम है और साथ में पढ़ाई के लिए भी आपको अहम है। ठीक है, चलिए आज जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ब्लड मतलब प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ब्लड मतलब रक्त के थक्का बनने की क्या प्रक्रिया है, मतलब रक्त के जमने की क्या प्रक्रिया है। आप लोग देखते होइएगा कि किसी का कटता है, फटता है या चोट लगता है तो ब्लड अचानक से जो है बंद नहीं हो जाता है सिक्रेशन होना। कुछ देर ब्लड निकलता है, उसके बाद जो है जाकर जो है वहाँ पे ब्लड का जो सिक्रेशन है रुकता है या फिर वहाँ पे ब्लड जमता है, जिसके कारण ब्लड जो है बंद हो जाता है सिक्रेशन होना। तो अगर ब्लड जो है क्लॉटिंग नहीं होगा तो हमारे शरीर के लिए भी खतरनाक होगा, क्योंकि इस कंडीशन में फिर अगर चोट लगेगा, एक्सीडेंट होगा तो लगातार ब्लड निकलते ही रहेगा, ब्लड का थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड नहीं रुक पाएगा और इस कंडीशन में व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है, तो आखिर ये रक्त थक्का कैसे बनाता है, इसी चीज़ को हमको प्रक्रिया को देखना है। ठीक है, क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड, इसी को हम लोग कोगुलेशन या क्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए रक्त के थक्का क्या होता है पहले इस चीज़ को जान लीजिए। देखिए, रक्त का थक्का बनना या जम जाना या फिर रुक जाना शरीर को प्रदत्त मतलब शरीर को दिया गया एक नेचुरल गुण है। देखिए, ये जो ब्लड क्लॉटिंग होता है या फिर ब्लड जमना या फिर ब्लड रुक जाना, ये शरीर का एक नेचुरल गुण है, एक प्राकृतिक गुण है। ठीक है, यह जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें एक्सीडेंट हो या कट जाए कहीं पे तो ब्लड ज़्यादा सिक्रेशन ना हो, हल्का फुल्का होकर बंद हो जाए, तो यह क्लॉटिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या होता है, जब किसी पे कोई पेशेंट हीमोफीलिया वाला रहता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ही मौजूद जो है नहीं होता है, जिसके कारण ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है और थोड़ा भी चोट लगने पर या कटने पर लगातार जो है ब्लड उसका होते रहता है। ठीक है, जिससे एनीमिया भी हो सकता है या फिर व्यक्ति का डेथ भी हो सकता है या हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी लग सकता है। तो इस कंडीशन में जीवन के लिए यह एक आवश्यक होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया जो है कहाँ से शुरू होता है, यह जो ब्लड थक्का बनने का जो प्रक्रिया है कहाँ से शुरू होता है, तो मेरे डियर साथी, जो ब्लड वेसल्स जो रक्त वाहिका होते हैं वहाँ से उसके क्षतिग्रस्त होने से यह शुरू होता है। जैसे ही आपको किस शरीर के किसी भी भाग में चोट लगेगा, चोट लगने से जो ब्लड वेसल्स होता है वह क्या होता है, तो जैसे ही आपके बॉडी में कहीं भी चोट लगेगा तो सभी जगह ब्लड जो है सर्कुलेट होता है, सभी जगह रक्त वाहिका है, बिना रक्त वाहिका के कोई भी अंग नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। तो जैसे ही वहाँ पे चोट लगा या वहाँ पे कटा तो वो कटने का असर वह रक्त वाहिका तक अगर पहुँच गया तो वह क्षतिग्रस्त होता है ब्लड वेसल्स। अब जैसे ही यह क्षतिग्रस्त होता है तो ब्लड उसमें से बहने लगता है। ठीक है, जो कुछ समय बाद बंद भी हो जाता है और इसी क्रिया को जो है हम लोग रक्त स्तंभन मतलब हेमोस्टेसिस कहते हैं। अगर जैसे आपके ब्लड बॉडी में कहीं भी जो है ब्लड वेसल्स रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त होता है, डैमेज होता है और डैमेज होने के साथ ब्लड उसमें से निकलने लगता है, जो कि नॉर्मल है। लेकिन यह कुछ देर के बाद देखते होइएगा आप लोग कि जहाँ से ब्लड आ रहा है वहाँ पर एक ब्लड जो है लेयर बना देता है, एक थक्का सा जम जाता है। जो थक्का क्या करता है कि आपको ब्लड को रोकता है। ठीक है, अब ज़्यादा सिक्रेशन ना होने से। ठीक है, और जब ब्लड रुक जाता है, बंद हो जाता है, बहने वाले जगह से अगर रक्त बंद हो गया है और रुक गया है तो उसे हम लोग रक्त स्तंभन यानी हेमोस्टेसिस कहते हैं। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया जो है बनना एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जो 3 चरणों में मिलकर पूरा होती है। अब जो ब्लड क्लॉटिंग होता है यह मुख्यतः 3 चरण में पूरा होता है। ओके, 3 चरण कौन कौन से होते हैं चलिए हम आपको दिखा देते हैं।
पहला है यहाँ पे एक चीज़ है, पहला जो पॉइंट है वह है वाहिका संकीर्ण प्रावस्था, मतलब वैस्को कॉन्स्ट्रैक्टिव फेज, मतलब जो रक्त का ब्लड का जो वेसल्स है, जो वाहिका है जिससे ब्लड निकल रहा था, उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, ठीक है, उसमें कॉन्स्ट्रैक्शन फेज आ जाता है। इसीलिए इसको जो है हम लोग वैसो कॉन्ट्रैक्टिव फेज कहते हैं। मतलब जैसे पहले ब्लड जो है नली जो है फूला हुआ है, तो फूला हुआ है तो ब्लड उसमें जितना था निकलने लगेगा, लेकिन जैसे ही कटने के बाद होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है उसमें जो ब्लड वेसल्स होता है वो भी भूमिका निभाता है। वो कैसे भूमिका निभाता है, जैसे कटेगा तो जो ब्लड में जो प्लेटलेट का जो गुण मौजूद होता है रक्त के थक्का बनाने के लिए, वह एयर के संपर्क में आ जाता है और ब्लड वहाँ से सिक्रेशन होता है। अब जैसे ये चीज़ें होता है तो जो ब्लड वेसल्स होता है उसे भी पता चल जाता है, ओ हम डैमेज हो चुके हैं, हम यहाँ से सिक्रेट कर रहे हैं ब्लड का, तो वह भी जो है अपने अवस्था में संकीर्ण होने लगता है, मतलब उसमें कंस्ट्रैक्शन होने लगता है, संकुचन होने लगता है, सिकुड़न होने लगता है, ठीक है। अब जैसे ही ये सिकुड़न होता है तो उसमें जो ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है वह थोड़ा देर के लिए कम जाता है, ठीक है। दूसरा जो अवस्था होता है वह प्लेटलेट फेज होता है। अब ये जो है या दूसरा फेज में प्लेटलेट एक्टिव हो जाता है और प्लेटलेट जो है और सारे जो चीज़ें होते हैं ब्लड में मौजूद जो भी केमिकल पदार्थ होते हैं उससे क्या करता है, कंबाइंड होकर यह जो है प्लेटलेट एक्टिव होने के बाद यह थक्का बनाने के लिए एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तीसरा फेज होता है रक्त स्कंदन या थक्का बनने की प्रावस्था, कोगुलेशन फेज, और तीसरा जो स्टेप होता है वहाँ पे कोगुलेशन फेज होने लगता है, ब्लड का थक्का बनने लगता है, ठीक है। तो ये 3 फेज याद रखना है, वैसो कॉन्स्ट्रैक्टिव फेज, प्लेटलेट फेज और कोगुलेशन फेज, ये तीनों प्रक्रिया आपको याद रखना है। अब ये तीनों प्रक्रिया कैसे काम करता है इसको चलिए हम आपको एक डायग्राम की मदद से समझाते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके। अब देखिए जो ब्लड क्लॉटिंग का मैं 3 प्रोसेस बताया हूँ, ये 3 प्रोसेस को आपको समझने के लिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे, देखिए यहाँ पे एक थ्रोम्बिन है, एक फाइब्रिन है और उसके बाद तीसरा रक्त का थक्का बनता है, ठीक है। देखिए ये होता कैसे है कि जैसे ही आपका ब्लड कहीं भी आपका ब्लड वेसल क्षतिग्रस्त होता है किसी भी चोट उठ के कारण, तो वह जो है वहाँ पे जो भी ब्लड का सिक्रेशन होता है, तो जब ब्लड क्लॉट जब शुरू होता है तो एक प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन होता है, ठीक है। एक थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक आपके ब्लड में जो है मौजूद होते हैं, ठीक है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है कि प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलता है, यह दोनों आपस में मिलकर साथ में कैल्शियम आयन मिलता है, ठीक है। जैसे ब्लड वेसल्स में चोट लगने से ब्लड वेसल्स को क्षति पहुंचा और वहां से ब्लड निकलने लगता है। अब जैसे ही निकलने लगता है तो यह प्रोथ्रोम्बिन जो थ्रोम्बिन प्लास्टिन होता है एक्टिव हो जाता है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव होने के साथ यह ब्लड में मौजूद एक प्लाज्मा होता है प्रोथ्रोम्बिन, यह इसके साथ मिलता है। अब ये जब दोनों मिल जाता है तो यह जो कैल्शियम आयन मौजूद होता है वह भी मिल जाता है। यह भी क्या करता है कि तीनों थ्रोम्बिन प्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम तीनों मिलकर थ्रोम्बिन बना देता है। तीनों मिलकर क्या करता है, थ्रोम्बिन बना देता है। अब जब थ्रोम्बिन बन जाता है तो यह थ्रोम्बिन के साथ एक आपका फाइब्रिनोजेन मिलता है, ठीक है। यह जो है प्रोटीन होता है, यह सब ब्लड में मौजूद होता है, यह फाइब्रिनोजेन जो है प्रोटीन होता है, ठीक है। अब यह फाइब्रिनोजेन जो थ्रोम्बिन बना है इसके साथ में क्या होता है कि मिलता है, प्लस के आइकन मतलब मिलना। तो ये जो थ्रोम्बिन मिलता है यह फाइब्रिनोजेन के साथ मिलता है और मिलने के बाद यह जो है फाइब्रिन बना देता है। जैसे ही फाइब्रिन बन जाता है तो चूंकि फाइब्रिन एक जाल सा रचना बना लेता है, ठीक है, जाल सा रचना बना देता है। अब जो भी फाइब्रिन जाल सा रचना है इसमें रुधिराणु मीन्स आरबीसी हो, ठीक है, डब्ल्यूबीसी हो, ये सब के सब जो है आकर इस फाइब्रिन के साथ फाइब्रिन वाले जाल में फंसते चले जाते हैं। अब फंसते चले जाते हैं तो होता यह है कि वहाँ पे एक रक्त का थक्का बन जाता है। यही आपके 3 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। मतलब पहला आपका ब्लड वेसल्स कटेगा, जैसे ही ब्लीडिंग होने लगेगा तो ब्लीडिंग
होने के कुछ देर के बाद ही ब्लड क्लॉट, जब तक फाइब्रिनोप्लास्टिन मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन का जैसे ही पता चलेगा कि वो ब्लड कहीं से लीकेज कर रहा है तो यह एक्टिव हो जाएगा। और थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही एक्टिव होगा यह थ्रोम्बिन के साथ मिलेगा और थ्रोम्बिन कैल्शियम के भी साथ मिल जाएगा और तीनों मिलने से एक थ्रोम्बिन बना देगा। ठीक है, अब ये थ्रोम्बिन कहेगा कि भाई हम अकेला मददगार नहीं है ब्लड क्लॉट करने में, हमको चाहिए प्रोटीन, और यह प्रोटीन ब्लड में फाइब्रिनोजेन जो है मिलता है थ्रोम्बिन को। अब थ्रोम्बिन कहता है कि हाँ अब जो है थोड़ा सा हमको हिम्मत मिला है तो चलो हम फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर फिब्रिन बनाते हैं। ठीक है, तो ये फिब्रिन क्या करता है, एक जाल सा बना लेता है। अब यह फिब्रिन जो है क्या कहता है कि अब कोई भी अगर ब्लड के रुधिराणु, ब्लड कार्पसल्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनमें से अगर कोई भी आएगा तो हम अपने जाल में फंसा लेंगे। अब हम अपने जाल में फंसाते जाएंगे, ब्लड तो सिक्रेशन होगा ही होगा, तो ब्लड सिक्रेशन होगा लेकिन हम बाहर नहीं जाने देंगे, हम अपने जाल में फंसा लेंगे। अब जब ये दोनों मिलकर जाल में फंस जाता है तो वहीं पे ब्लड क्लॉट बन जाता है। तो यही जो प्रोसेस होता है ब्लड क्लॉटिंग का होता है। समझ गए होंगे, उम्मीद है। बस आपको याद रखना है थ्रोम्बोप्लास्टिन सबसे पहले एक्टिव होता है, फिर इसमें थ्रोम्बिन मिलता है, फिर उसमें कैल्शियम मिलता है, और ये वाला जो प्रोसेस होता है यह प्रोसेस आपका मैं जो पढ़ाया हूँ वैसो कॉन्ट्रैक्टिव फेज में होता है जो थ्रोम्बिन बनाता है। ठीक है, दूसरा है क्लॉटिंग फेज होता है, प्लेटलेट फेज होता है, उस प्लेटलेट फेज में ये दोनों मिलता है। ठीक है, एंड लास्ट में होता है क्लॉटिंग फेज जो कि क्लॉटिंग बनता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फाइब्रिन के कारण ही रक्त का थक्का बनता है। तो यह आपका क्या हो गया, ए वाला हो गया आपका वैसो कॉन्ट्रैक्टिव फेज, ये हो गया आपका क्या चीज़ है प्लेटलेट फेज, और ये होता है आपका क्या चीज़ क्लॉटिंग फेज जहाँ पे क्लॉटिंग बन जाता है। तो इस प्रकार से मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा दिया, उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है डायग्राम के मदद से समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं रक्त अस्कंदन, प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अब देखिए यहाँ पे उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है थियोरिकल पार्ट में। ठीक है, चलिए कैसे लिखा गया है आपको अगर पूछेगा तो लिखना ये भी पड़ेगा, और जो अभी मैं डायग्राम बताया हूँ वो भी अगर समझ लिए हैं तो वो भी बना देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहता है रक्त वाहिनियों के क्षतिग्रस्त होने पर प्लेटलेट प्लग स्राव को रोक नहीं पाते हैं तो थक्का बनने की प्रक्रिया जो है आरंभ हो जाती है। मेरे डियर, प्लेटलेट जो होता है वह क्या करता है हमारे बॉडी में, वह क्या करता है कि ब्लड जो है, प्लेटलेट जो है हमारे शरीर में रक्त को क्या करता है, आप लोगों को पता है कि प्लेटलेट का होना हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही अगर मान के चोट लगता है तो रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स क्षतिग्रस्त होता है। अब जैसे ही ये क्षतिग्रस्त होता है तो जो प्लेटलेट प्लेग होता है यह ब्लीडिंग को रोक नहीं पाता है। ठीक है, जिसके कारण जो है वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड का जो क्लॉटिंग है वह प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। चीज़ों को समझ गए। कहता है जो भी क्षतिग्रस्त ऊतक डैमेज टिश्यू होते हैं, कोशिकाओं से रक्त बहने के पश्चात जो है क्या होता है कि प्लेटलेट्स एवं प्लाज्मा जो है ग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिलिन एंटी हीमोफिलिक से मिलकर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि जैसे ही क्षतिग्रस्त कोई भी ऊतक है तो वहाँ से जो कोशिका होता है उससे रक्त बहने लगता है। अब जैसे ही रक्त बहता है तो जो प्लेटलेट और जो प्लाज्मा का जो ग्लोब्यूलिन होता है यह जो है एंटी हीमोफिलिक से मिलकर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम से मुक्त हो जाता है, मतलब फ्री हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण यह क्या होता है कि बॉडी में जो है एक्टिव हो जाता है, हमारा क्लॉटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाता है। समझ गए चीज़ को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा थ्रोम्बिन प्लास्टिन, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ें तो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त में विद्यमान कैल्शियम, ब्लड फैक्टर्स तथा प्लाज्मा में थ्रोम्बिन से मिलकर नया पदार्थ जिसे थ्रोम्बिन कहते हैं यह बना देता है। मैं आपको ऊपर में पढ़ाया कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, साथ में कैल्शियम भी मिला था और साथ में प्रोथ्रोम्बिन भी मिला था, जो क्या बना दिया था इस तीनों को मिलकर, वह बना दिया था थ्रोम्बिन बना दिया था। ठीक है, फिर थ्रोम्बिन में क्या मिला था, फाइब्रिनोजेन मिला था और वह जाके फाइब्रिन बना दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइनें हैं, ए वाला लाइन। ठीक है, आप इस लाइन को भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लाइनें थोड़ा आपको नहीं समझ में आया होगा तो इस लाइन को आप भूल भी जाइए तो टेंशन नहीं है, बस आप यहाँ से शुरू कीजिए, एक लाइन ये हो जाएगा, उसके बाद सीधा थ्रोम्बोप्लास्टिन से याद कीजिए। ठीक है, चलिए
इतना याद कर लीजिए, ठीक है। मैं क्या बताया, यहाँ से शुरू कीजिए, एक लाइन यहाँ पे लिखिए, ओके, इसको छोड़ दीजिए, इस वाले को इतना छोड़ दीजिए, फिर यहाँ से शुरू कीजिए कि थ्रोम्बिन प्लास्टिन रक्त में विद्यमान जो है कैल्शियम ब्लड फैक्टर्स प्लाज्मा में थ्रोम्बिन से मिलकर नया पदार्थ प्रोथ्रोम्बिन से मिलकर थ्रोम्बिन बना देता है। अब थ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन, वह जो है फाइब्रिनोजेन से मिलकर फाइब्रिन बनाता है, ठीक है, चीज़ें समझ गए। अब यह बनने के बाद एक जाल सा बन जाता है। अब जाल सा जो बन जाता है तो इस जाल में जितने भी रुधिराणु होते हैं, चाहे वो आरबीसी है, चाहे वो आपका डब्ल्यूबीसी है या फिर प्लेटलेट्स है, ये सब के सब जो है कहाँ आके फंसता है, इसी फाइब्रिन नामक जो है आपके इसी जाल में आकर फंसता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए, तो इतना ही बस आपको लिखना था, कोई ज़्यादा प्रोसेस है नहीं, चीज़ों को समझ लीजिए, समझ गए ना। चलिए, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में चीज़ों को समझ लीजिएगा आसानी से, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, रक्त वर्ग से क्या समझते हैं, रक्त वर्ग को विस्तार से समझाइए। मेरे डियर साथी, अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने जाते हैं तो आपको ब्लड मैचिंग कराया जाता है, ठीक है, और वहाँ पे एज ए नर्स अगर आप काम करेंगे और ब्लड फैक्टर्स ब्लड मैचिंग के बारे में नहीं पता रहेगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, ब्लड में कुल 13 जो है फैक्टर्स होते हैं, 13 जो है कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण ब्लड जो है जमता है, ठीक है। तो कोई अगर पूछेगा कि कितने फैक्टर्स होते हैं कुल, तो 13 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप से क्या समझते हैं, डिस्क्राइब इन डिटेल। चलिए देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ब्लड ग्रुप होता क्या है। तो मानव रक्त देखने में एक समान होता है, लेकिन इसमें 4 वर्ग होते हैं मेरे डियर। सब लोग का ब्लड तो एक ही होता है, बट सब में ब्लड एक होता है, एक कलर में दिखता है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, बट सब में ब्लड अलग अलग होता है, सब में अलग अलग ब्लड होते हैं। और जो सब में अलग अलग ब्लड होते हैं, इसी अलग अलग ब्लड को नाम दिया गया, ग्रुप में बांट दिया गया कि ये अगर इसमें इस ग्रुप का होगा तो ये ग्रुप का होगा, अगर उसका ग्रुप मैच कर जाएगा तो वो भी इस ग्रुप के हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है विभिन्न रक्त को जो है 4 वर्गों में रक्त को दिया जाता है, विभक्त किया गया। अगर इनकम्प्लीबिलिटी के कारण लाल रक्त कण गुच्छा बनकर एकत्रित हो जाते हैं, जिसे एग्लूटिनेशन कहते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि जो मानव रक्त होता है वो तो देखने में सब में समान होता है, लेकिन इस चीज़ को कैसे पता किया जाएगा कि किसमें अलग अलग रक्त होते हैं, तो इसके लिए जो है वर्ग दिया गया। इस वर्ग को अलग अलग 4 वर्ग दिया गया, जिसमें ए वर्ग होता है, बी वर्ग होता है, ए बी होता है और ओ होता है। इसी पूरे संसार में इसी 4 वर्ग के जो है व्यक्ति आपको मिलेंगे, ठीक है। कहीं भी चल जाइए, इसी 4 वर्ग के जो है आपको व्यक्ति मिलेंगे, जो 4 प्रकार के ब्लड व्यक्ति में 4 तरह के अलग अलग समूहों का ब्लड जो है होता है, किसी में कोई ग्रुप, किसी में कोई ग्रुप, समझ गए। अगर कोई व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति का ब्लड किसी दूसरे वर्ग वाले व्यक्ति के साथ अगर चढ़ा दिया गया, ट्रांसफ्यूज कर दिया गया, तो उसके असंगत होने के कारण, मतलब मेल नहीं होने के कारण, वह जो लाल रक्त होता है, जो आरबीसी होता है, वह क्या करता है कि एक गुच्छा सा जो है बनाता है, एक इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने के साथ ही जो यह एक गुच्छा सा बना लेता है, और बाकी के जो ब्लड होते हैं वह पानी हो जाते हैं, जिसे एग्लूटिनेशन कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, आप लोग देखते होइएगा कि ब्लड चढ़ाने, ट्रांसफ्यूज करने से पहले दोनों का ब्लड का मैच किया जाता है, जो ब्लड देता है उसका भी और जिसको ब्लड चढ़ाना है उसको भी ब्लड मैच किया जाता है, पता किया जाता है कि इसमें जो है कौन से ग्रुप का ब्लड है, ठीक है। और यह पता करने के बाद, क्रॉस मैच करने के बाद ही ब्लड चढ़ाया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा और किसी दूसरे ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड किसी दूसरे ग्रुप वाले व्यक्ति को चढ़ा दिया जाएगा, तो उसके संपूर्ण बॉडी में क्या होगा कि आरबीसी एक अलग थक्का बना लेगा, एक अलग सा जो है गुच्छा बना लेगा, और बाकी के ब्लड पानी के समान हो जाएगा, जो व्यक्ति का मृत्यु का कारण बन जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से क्रॉस मैच बहुत ज़रूरी होता है किसी भी व्यक्ति का ब्लड जो है चढ़ाने के लिए, और यही जो गुच्छा बनाता है आरबीसी, उसको हम लोग एग्लूटिनेशन कहते हैं, ओके। ये लाल रक्त कण समूह बनने के कारण फट जाते हैं, जिसे लाइसिस कहते हैं। अब जो आरबीसी आपस में मिलकर गुच्छा बना लेता है, गुच्छा बनने के बाद यह जो है क्या होता है कि फट जाता है, फटने के हम लोग लाइसिस कहते हैं, समझ गए। चलिए, ये हो गया आपका कुछ बेसिक चीज़ें। अब देखिए, लाल रक्त कणों की सतह पर एक एंटीजन पाए जाते हैं, इनको हम लोग एग्लूटिनोजिन्स कहते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी व्यक्ति का रक्त समूह को निर्धारित करने के लिए आपको एक चीज़
चीज़ दिमाग में बैठाना पड़ेगा। वह चीज़ क्या है? तो वो चीज़ ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसका अगर आपको ब्लड ग्रुप जानना है या निर्धारित करना है तो सबसे पहले जो लाल रक्त होता है, जो आरबीसी होता है, उस आरबीसी से ही निर्धारित होता है। क्योंकि ब्लड अगर असंगत व्यक्ति का चढ़ गया है तो आरबीसी ही क्लॉट हो जाता है, आरबीसी ही एक अलग अपना गुच्छा बना लेता है अपने समूह का। ठीक है, हम वो आरबीसी कहता है कि ना हम इस ब्लड के साथ नहीं मिलेंगे, हमारा अलग हमारा जो है पट्टीदार वाला नहीं है, हम इसके साथ नहीं मिलेंगे, ऐसा मतलब हम कह रहे हैं आपको। तो यह आरबीसी ही सबसे ज़्यादा तमाशा करता है ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज होता है तो इसलिए आरबीसी के ऊपर आरबीसी इसलिए तमाशा करता है कि आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन होता है। अगर आरबीसी बढ़ता है ना तो उस आरबीसी के लेयर में ऊपर में एक एंटीजन तैरता हुआ रहता है। ठीक है, अब यह एंटीजन जो होता है जिसको हम लोग एग्लूटिनोजेंस कहते हैं, ये नाम हमेशा याद रखिएगा। कौन सा एंटीजन? तो एग्लूटिनोजेंस। यह एंटीजन जो है निर्धारित करता है कि किसमें कौन सा ग्रुप होगा। ठीक है, चूंकि यह एग्लूटिनोजेंस अगर सीरम ए वर्ग का होगा, मीन्स हम लोग जानते हैं कि ब्लड के ऊपर क्या तैरता रहता है? सीरम तैरता रहता है। ठीक है, तो उस ब्लड अगर आरबीसी के सतह पर अगर सीरम ए वर्ग का होगा, मतलब एग्लूटिनोजेंस अगर ए वर्ग का होगा तो उस रक्त वर्ग का जो है ए नाम होगा। ठीक है, क्या समझे कि यह आरबीसी है। ठीक है, यह आरबीसी है। इसके सतह पर अगर ए ग्रुप का ए वर्ग का सीरम होगा और एग्लूटिनोजेंस ए होगा तो फिर वह रक्त ग्रुप ए होगा। अगर आरबीसी के सतह पर बी एग्लूटिनोजेंस वर्ग होगा, मतलब एंटीजन जो है वह बी वर्ग का होगा, तो फिर जो है हम लोग उसे रक्त वर्ग बी में रखते हैं। ओके, यदि एग्लूटिनोजेंस दोनों वर्ग का हो, मतलब आरबीसी के सतह लेयर पर एंटीजन मीन्स एग्लूटिनोजेंस दोनों वर्ग का हो, ए भी वर्ग का हो और बी भी वर्ग का हो, दोनों वर्ग का एक साथ हो, तो उससे हम लोग ए बी वर्ग नाम देते हैं। ठीक है, और एग्लूटिनोजेंस अगर किसी भी वर्ग का नहीं होता है तो वह रक्त वर्ग जो है वो वर्ग का होता है। यानी आप लोग समझ लीजिए एग्लूटिनोजेंस है क्या? तो एग्लूटिनोजेंस जो है एक एंटीजन है, मतलब रक्त ग्रुप ओ वाले में एंटीजन एग्लूटिनोजेंस नहीं पाया जाता है, इसमें एंटीजन नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये एंटीजन नहीं होता है इसलिए इससे जो है रक्त वर्ग ओ ग्रुप का होता है। तो ये चीज़ें का आप लोग समझ गए कि किसमें कौन से एग्लूटिनोजेंस होगा तो वह उस ग्रुप का रक्त वर्ग होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ पे इतना के लिए आपको इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की दुनिया में। ठीक है, चलिए अब हम लोग वो तो हम लोग देख लिए कि रक्त ग्रुप का कैसे निर्धारित होगा, रक्त समूह का कैसे जो है हम लोग निर्धारण करेंगे, तो वो देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्त आपूर्ति जो है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किसी व्यक्ति को होगा तो हम लोग कैसे निर्धारित करेंगे कि किसी व्यक्ति में इस वर्ग का ग्रुप जो है चढ़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन समझ गए। देखिए, रक्त चढ़ाने के लिए रक्तदाता मतलब जो देने वाला हो रक्त को और जिसको चढ़ाना हो मतलब जो प्राप्त करने वाला हो, दोनों का रक्त वर्ग समान होना आवश्यक है। क्या कहा कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप करते हैं तो जो ब्लड देता हो या जो ब्लड लेता हो, मतलब जिसे चढ़ाना है, दोनों का ब्लड समान वर्ग का समान ग्रुप का होना आवश्यक है। ये चीज़ों को समझिए, नहीं होगा तो क्या होगा? असंगत हो जाएगा, जिसके कारण आरबीसी अपना एक अलग हो जाएगा, मुंह फुला लेगा, अलग हो जाएगा और एक गुच्छा बना लेगा, बाकी का ब्लड एक अलग साइड में पानी और प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि जो रक्त प्राप्त करता है, मतलब जो रक्त लेने वाला रिसीवर है और जो रक्त देता है, दोनों की रक्त कणिका और प्लाज्मा का मिलन आवश्यक है। किसका मिलन होता है? तो रक्त कणिका मतलब समझ रहे ना, आरबीसी का जो है और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट और साथ में प्लाज्मा का मिलना आवश्यक है। जो भी रक्त देने वाला है और जो लेने वाला है, जो दोनों का जो भी रक्त कणिका और प्लाज्मा है, इसका मिलना आवश्यक है एक साथ। रक्त वर्ग समान होने पर प्लाज्मा में उपस्थित प्राकृतिक एंटीबॉडीज अनुचित रक्त में मिलने पर लाल रक्त कणिकाओं का समूहन होने लगता है और गुच्छों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं।
अगर समझिए कि रक्त वर्ग अगर समान है और प्लाज्मा में जो उपस्थित प्रकृति का अगर मतलब उसका जो नेचर है प्लाज्मा का एंटीबॉडीज का वह चूँकि हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मा में बहुत सारे ऐसे चीज़ें मौजूद होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, एंटीबॉडीज होते हैं। अगर यह एंटीबॉडीज हमारे प्लाज्मा में उपस्थित रक्त में अगर अनुचित होता है मतलब सही नहीं होता है, एक समान नहीं होता है, तो यह आरबीसी क्या करता है कि एक समूह बना लेता है और एक गुच्छा बना लेता है। वही बातें हैं, ठीक है। असंगत पाए जाने पर रक्तदाता का रक्त प्राप्तकर्ता को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर किसी का ब्लड अगर असंगत होता है तो उसे सामने वाले को नहीं चढ़ानी चाहिए, ठीक है। AB रक्त वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग वाले व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है। आप लोग जानते हैं कि जो AB वर्ग का होता है वह AB वर्ग वाला यूनिवर्सल रेसिपेटर होता है, मतलब सर्वग्राही होता है। यह किसी भी वर्ग से जो है रक्त जो है ले सकता है, यानी इसको कोई भी दे सकता है, ठीक है। AB वर्ग वाले रक्त में एग्लूटिनिन नहीं होते हैं, मतलब जो AB वर्ग वाले रक्त होता है उसमें एग्लूटिनिन जो है नहीं होते हैं। इसलिए AB वर्ग वाले चारों वर्ग AO, AB तथा AB का रक्त चढ़ाया जा सकता है। इसमें एग्लूटिनिन जो है एग्लूटिनिन नहीं होते हैं, इसलिए यह चारों वर्ग से जो है क्या होगा, यह चारों वर्ग से जो है आराम से ब्लड लेगा, ठीक है। इसलिए AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं, लेकिन AB वर्ग का रक्त सिर्फ AB वर्ग वाले व्यक्ति को ही दिया जाता है। लेकिन जो AB वर्ग वाले होते हैं वह AB वर्ग वाला का जो रक्त है वह सिर्फ AB वाले को ही दिया जाता है। ले सबसे सकता है लेकिन देना होगा तो सिर्फ यह AB वाले को ही देगा, क्योंकि इसका जो गुण है वह इसमें ही मौजूद है, ठीक है। इसका जो गुण है वह इसमें ही मौजूद है, समझ गया चीज़ को, बाकी और किसी में मौजूद है नहीं। तो चूंकि इसमें एग्लूटिनिन नहीं होते हैं इसलिए किसी भी ग्रुप से यह आराम से ले सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद देखिएगा, यदि O रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को रक्त चढ़ाना पड़े तो केवल O वर्ग वाले व्यक्ति का ही रक्त चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसके प्लाज्मा में एंटी-A व एंटी-B एग्लूटिनिन होते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि AB में जो एग्लूटिनिन था वह अनुचित था, वहाँ पे जो है मौजूद नहीं था उसके प्लाज्मा में। लेकिन यहाँ पे O ग्रुप वाले के प्लाज्मा में एंटी-A और एंटी-B जो है एग्लूटिनिन होते हैं, ठीक है, जिसके कारण रक्त वर्ग O वाले सिर्फ जो है रक्त O वाले को ही चढ़ाया जा सकता है। समझ गए चीज़ को। देखिए, अगर चढ़ाने की बात होगा, देने के लिए तो O वाला किसी को भी दे देगा, किसी को भी, यह यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी दे देगा। लेकिन जब खुद को ज़रूरी होगा O ग्रुप वाले को, तो O ग्रुप वाले किसी O ग्रुप वाले को ही खोजेंगे और उससे लेंगे तो होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एग्लूटिनिन इसके प्लाज्मा में मौजूद होता है, और मौजूद होने से क्या होता है कि यह जो है आपके सिर्फ उसी से ग्रुप से यह ले सकता है। देने के लिए यह बेचारा किसी को भी दे सकता है, मीन्स यह एक प्रकार के दानी का काम करता है। लेकिन जब इसे लेना होगा खुद के लिए तो यह कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, हम सबसे नहीं लेते हैं, हम अपने से काम चला लेंगे, यानी O वाले से ही हमारा काम चलेगा, ठीक है। और रक्त वाले व्यक्ति का रक्त चारों रक्त वाले दिया जा सकता है, इसलिए इसको व्यापक रक्तदाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसकी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एग्लूटिनोजिन्स नहीं होता है और किसी भी वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। मतलब एक ये कह रहा है कि ये जो WBC यहाँ पे देखिएगा, जो ब्लड ग्रुप O है, O पर कोई भी एग्लूटिनोजिन नहीं होते हैं, ठीक है। एग्लूटिनोजिन नहीं होने के कारण यह बेचारा किसी को भी रक्त आराम से दे सकता है, समझ रहे चीज़ को। लेकिन बाकी के ग्रुप में A और B ग्रुप में जो है एग्लूटिनोजिन उसके RBC के सतह पर तैरता है, इसलिए वह जो है सबको जो है क्या करेगा, नहीं दे सकता है, समझ गए। लेने के लिए होगा तो AB वाला सबसे ले सकता है, लेकिन देने के बाद होगा तो AB वाला भी सिर्फ AB को ही देगा, ठीक है। मतलब उल्टा कंडीशन है, समझ रहे चीज़ को।
चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ हो गया, मैं आपको अच्छे से बता दिया सब। अब आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। हिंदी और इंग्लिश में ब्लड ग्रुप और ब्लड क्लॉटिंग दोनों के बारे में मैं आज आपको बता दिया। आपका काम है कि इसको अच्छे से पढ़ लेना ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी आज बायो साइंस का यूनिट नंबर 3 से यह वीडियो नंबर आपका 8वां था। इससे पहले मैं 7 वीडियो करा चुका हूँ। आपका चैप्टर वाइज ही चल रहा है, देख रहे हैं आपके सामने में चैप्टर वाइज ही चल रहा है। तो यह ब्लड चैप्टर से आपका एक और प्रश्न, 2 प्रश्न जो है आपके समाप्त हो गए, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।